रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट की जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ा था। इसको आगे बढ़ाते हैं हम। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखा जाए तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो बेसिक था वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो नेचर ऑफ लाइट में भी हम दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, इसमें रे क्या होता है और रे की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन लाइट स्ट्राइक the boundary of two mediums या two different mediums जैसे मान लीजिए कि एयर है और ग्लास है या फिर वाटर है, एंड लाइट क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है एंड रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल मीडियम, यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस लौट आती है लाइट। सॉरी। तो हमें यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन में देखने को मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि इसके अंदर टू मीडियम्स होंगे अलग अलग, अभी रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी बात है कि रिफ्लेक्शन हमेशा बाउंड्री पर होगा। बाउंड्री का मतलब वो रीजन जो दोनों मीडियम को अलग करे, विच सेपरेट्स द मीडियम, उसी क्षेत्र में ये रिफ्लेक्शन होगा। और तीसरा, लाइट जो होगी वो वापस लौट आएगी। तो तीन प्रॉपर्टीज जब आपको देखने को मिले, बाउंड्री का मतलब लाइट बाउंड्री पर ही रहेगी, अंदर एंटर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है, ठीक है। अब दो मीडियम होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे दो मीडियम दिख रहे हैं। मान लेता हूँ ऊपर है मीडियम नंबर 1, ये एयर है, और मान लेता हूँ ये कांच है, तो ये मीडियम नंबर 2 हो गया। ये जो रीजन दिख रहा है ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी। बाउंड्री को आप इमेजिनरी एक लाइन समझ सकते हैं, वो लाइन जो दोनों मीडियम को अलग कर रही है। बस हमें उस बाउंड्री का ध्यान रखना है, उस बाउंड्री से हमें, ये बाउंड्री है। अब लाइट रे इस बाउंड्री पर आएगी, तो ये लाइट रे आ गई और इस बाउंड्री से ही वापस चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि लाइट जो है वो कहाँ से आई थी? लाइट आई थी एयर से, जो ग्लास में जाना चाहती थी, लेकिन वो ग्लास में नहीं गई बल्कि वो वापस एयर में लौट गई। इसका मतलब फ्रॉम एयर टू एयर। एयर से आई थी, एयर में ही चली गई।
तो इसका मतलब इसमें मीडियम 2 का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आपको सबसे कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि इसमें मीडियम 2 का हैज़ नॉट सच importance except it must be different from first medium। कहने का मतलब अगर इस ग्लास की जगह पानी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियम 2 का तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ही नहीं। दूसरी बात कि लाइट पुराने मीडियम में वापस लौट जाती है, रिटर्न्स बैक टू इनिशियल मीडियम। तो मीडियम जब चेंज नहीं हुआ तो लाइट की वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ये और वेवलेंथ, ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं आता। यही बातें हैं इसको आगे जाकर के रिफ्रैक्शन से अलग बनाएंगी। ठीक है, अगर मीडियम चेंज होता तो आप बोल सकते थे कि इन सब क्वांटिटी में चेंज आता, लेकिन जब मीडियम ही चेंज नहीं हुआ तो इन सभी क्वांटिटीज में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। बाकी और जो बातें होंगी वो हम आगे देख लेंगे। रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये होता है कि पैरेलल इनकमिंग रेज होंगी तो पैरेलल ही आउटगोइंग होंगी। इसमें अगर पैरेलल रेज आएंगी लेकिन जब इनका आउटगोइंग होगा तो वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता है, तो मान लीजिए कि ये कोई प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस पर अगर पैरेलल रेज आएंगी तो वो पैरेलल ही आउटगोइंग हो जाएंगी। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और अगर सरफेस मान लीजिए इस तरह से है, तो ऐसी सरफेसेस पर रेज भले ही पैरेलल आए लेकिन जब ये आउटगोइंग ही होंगी तो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगी वो। तो इसके अंदर क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही इरेगुलर है, प्लेन नहीं है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर ही होगा। और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पैरेलल है या प्लेन है। ठीक है ना।
इसके अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको रेगुलर एक इमेज मिलेगी। यानी कि उसका शेप फिक्स होगा, लेकिन इसके अंदर इरेगुलर कुछ भी शेप दिख सकता है, तो इरेगुलर इमेज बनेगा इसमें, जिसको आप इमेज कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ होगा और इमेज कुछ और बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वो इमेज बन रही है, और यहाँ पर इरेगुलर इमेज है जो उस ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। मतलब आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये इसी ऑब्जेक्ट की इमेज है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इमेज बनेगी ही नहीं। क्योंकि हमें तो, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट पेड़ है तो इमेज भी आपको पेड़ ही दिखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो था पेड़ और इमेज बना कुछ और, कोई भी शेप इरेगुलर, तो आप बोलेंगे हमें पेड़ की इमेज तो मिली ही नहीं। ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल टू द सरफेस, ये सब के सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे कि अगर ये कोई प्लेन है, प्लेन का मतलब आप एक पट्टी मान सकते हैं, तो इस प्लेन में आपको 3 लाइन दिखाई देंगी, और उन 3 लाइनों में कौन कौन शामिल होगा? ये सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है, इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो ये सरफेस जो आपको दिख रही है, ये एक सीधी लाइन से अगर हम दिखा रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन दिखा रही है, तो इसका जो नॉर्मल होगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर, या एक्स के परपेंडिकुलर माने अगर हम, ये सरफेस जो है वो एक्स और जेड में है, इस तरह से, है ना। तो ये था एक्स, ये वाई, और ये हो गया जेड, तो सरफेस हो गया एक्स जेड में। तो इसका जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मल जो हुआ वो हो गया इस एक्स और जेड के परपेंडिकुलर, मतलब वाई डायरेक्शन में। अब ये जो रे आएगी, इंसिडेंट रे, तो ये तीनों के तीनों आपको एक ही प्लेन में, यानी कि एक ही शीट में दिखाई देंगे। इस रे को बोला जाएगा, आने वाली रे को बोला जाएगा इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल।
तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। और दूसरा एक लॉ है जो छोटा सा है, और वो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस बनेगा। ठीक है। तो दूसरा लॉ है सेकंड लॉ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब पैरेलल यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो। यानी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की ही कर रहे हैं। इरेगुलर में तो कुछ फिक्स है ही नहीं, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेस को आप पहचानना शुरू करें तो ये प्लेन सरफेस होगी। चाहे ये कितनी भी मोटी हो, ठीक है ना। तो ये प्लेन सरफेस है। चाहे वो वाटर की सरफेस हो या मिरर की सरफेस हो। तो ये x, ये y और ये z। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये x और z में है। तो इसका नॉर्मल जो बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया जो x और z के परपेंडिकुलर है, मतलब y डायरेक्शन में है। अब आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे, तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये आउटगोइंग रे हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से नापे जाएंगे। तो ये होगा एंगल आई और ये होगा एंगल आर। ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो एंगल आई है। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आप इस सरफेस की बात यहाँ पे करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। तो अगर एंगल आई और एंगल आर बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन बार बार हम इतना 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनाएंगे। तो इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे, प्लेन सरफेस है तो उसको हम एक लाइन से दिखा देंगे। ये सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा। ये डैश डैश का मतलब ये x और z, x तो दिख ही रहा है, ये x है और ये z हो गया। तो ये y हो गया। ठीक है। और इंसिडेंट और आउटगोइंग रे को देख लेंगे आप। तो ये रे इंसिडेंट है और ये रे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। एंगल आई यहाँ से मेजर होगा,
एंगल आर यहाँ से मेजर होगा, ठीक है। मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम, आप ध्यान से देखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो आप आराम से आसानी से कर लेंगे। ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, और ये पूछा है कि बताओ एंगल थीटा कितना होगा। तो बस आपको नॉर्मल चेक करना है, क्योंकि सारे के सारे एंगल आपको नॉर्मल से मेजर करने हैं। तो आपने देखा ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये एंगल जो बन रहा है ये कितना है, वो 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है ना। कुछ एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको इसमें। जैसे कि अगर ये कोई प्लेन सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, तो ये आउटगोइंग रे होगी। अब मान लीजिए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब अगर इंसिडेंट एंगल बढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए, मान लीजिए कि ये यहाँ पर बढ़ गया और इधर बढ़ करके 15 डिग्री बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल 15 डिग्री बढ़ गया, यानी कि 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री हो गया अगर, तो इसका मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो भी इधर 15 डिग्री बढ़ जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फिर 45 डिग्री ही होना चाहिए। तो ये एंगल भी यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आपने देखा कि अगर इंसिडेंट रे जिस एंगल से रोटेट करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल से रोटेट करेगी। बाय इक्वल और सेम एंगल। लेकिन इनका सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट होगा। ये अगर आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। इफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट मतलब आने वाली रे, रोटेट करती है थीटा एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी सेम एंगल से, लेकिन क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अगर आप देख रहे हैं, हम पहले केस में देखें, इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो पहले केस में ये इंसिडेंट रे और ये आउटगोइंग रे, ये एंगल मैंने 30 और ये एंगल 30 लिया था, तो इंसिडेंट और आउटगोइंग के बीच में एंगल 60 है,
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल 60 डिग्री है। फिर मैंने इंसिडेंट रे को 15 डिग्री से घुमाया, डिग्री से। लेकिन अब आप देखें तो ये एंगल 45 और ये एंगल 45, दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया। तो 15 डिग्री बढ़ाने से 30 डिग्री का फर्क, 15 डिग्री बढ़ाने से 30 डिग्री का फर्क पड़ गया। यानी कि अगर आप इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो इंसिडेंट और आउटगोइंग रे के बीच में एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। किस तरह से होगा ये मैंने आपको समझाया है, एक बार फिर आप देखेंगे फोटो बना करके तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इस फोटो में जो मैंने बनाया, तो पहले 30 और 30 दोनों के बीच में एंगल 60 था। अब 15 ये इंक्रीज हुआ तो 15 ये इंक्रीज हुआ तो ये एंगल 45 और ये एंगल 45, तो टोटल एंगल है जो वो 60 से 90 हो गया। 15 डिग्री, तो जो न्यू एंगल आएगा वो आ जाएगा ओल्ड एंगल प्लस जितने भी एंगल से आपने रोटेट किया उसको टूल से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले वाला एंगल था 60 डिग्री और 2 इंटू 15 अब हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो इनमें देखो दोनों बातें सामने आ रही है कि इंसिडेंट रे अगर थीटा से घूमी है तो रिफ्लेक्टेड भी थीटा से घूम जाएगी, लेकिन इनके बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा से चेंज हो जाएगा। आप वहां बैठ करके ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में खास बात यही होती है कि आप वहां बैठ करके आपके पास में चॉइस है, या तो आप रे बनाएं या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप याद जरूर करके जाएं। तो आप इसको आराम से पढ़िए, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। दूसरी बात इसमें जो होती है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में आपको इंसिडेंट रे की पूरी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है। अब सपोज कीजिए कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल अगर आई थीटा है तो ये एंगल आर भी तो थीटा ही होगा। तो एज पर डायरेक्शन के हिसाब से द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड आउटगोइंग रे is called angle of deviation। तो अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ऊपर भी हमने देखा इंसिडेंट और आउटगोइंग के बीच हमने बस लाइन मान करके एंगल बताया तो 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल कितना आता है वो भी देख लेते हैं। तो आपको डायरेक्शन देखिए आपने, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के हिसाब से इंसिडेंट रे ये है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे दिखाई देगा आपको, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, क्योंकि दो डायरेक्शन अगर आपको ऐसे दिख रही हैं तो इनके बीच का एंगल स्मॉलेस्ट एंगल नापा जाएगा। तो ये एंगल जो है अल्फा, ये डाइवेशन है। ठीक है ना।
तो आप देखिए ये एंगल कितना है यहाँ पर थीटा, ये भी कितना है थीटा, और ये पूरा एंगल देखें यहाँ से लेके यहाँ तो 180, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ये अगर थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा एंगल 90 है ही। अब ये कंप्लीट एंगल जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे तो 180 है, उसमें से ये थीटा और ये थीटा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो आप देखें ये वाला एंगल कितना आएगा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा ही आएगा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 2 थीटा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये प्लेन सरफेस है और आपको इंसिडेंट और आउटगोइंग रेज दे रखी है। अब आपसे बोला गया कि यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, फाइंड आउट द डेविएशन। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो भी आ जाएगा। ये 60 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 60, ये कितना हो जाएगा 30, 60 60 120 और 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो इंसिडेंट रे और आउटगोइंग रे के बीच में एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। फॉर्मूले से आप चेक करेंगे तो फॉर्मूले से डेविएशन अल्फा या फिर इसको डेल्टा भी बोलते हैं, वो मैंने आपको लिखवाया पाई माइनस 2 थीटा। थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो हमेशा आप नॉर्मल से लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 180 माइनस 120, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, मान लीजिए इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से आ गई है, जो हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर है, और आपसे ये बोला गया कि एक वर्टिकल रे इस तरह से आ रही है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इसमें। करके देखिए। तो इसका जो कंसेप्ट है मैं आपको बता दूं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को खुद आपने रोटेट कर दिया
तो नॉर्मल भी उसी एंगल से रोटेट हो जाएगा। नॉर्मल भी उसी एंगल से रोटेट हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में भी हो जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कि अगर सरफेस इस तरह से होती तो ये नॉर्मल होता। अब आपने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, तो नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा 30 डिग्री से। यानी कि नॉर्मल पहले वाली डायरेक्शन से, तो नॉर्मल की पहले वाली डायरेक्शन कौन सी थी? नॉर्मल की पहले वाली डायरेक्शन ये थी। तो अब हमारा जो नॉर्मल है वो 30 डिग्री एंगल से घूम गया है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री है और अब ये हमारा नॉर्मल है। अब आप इंसिडेंट रे को चेक कीजिए, तो इंसिडेंट रे तो सीधी आ रही है, वर्टिकल आ रही है। इसका मतलब इंसिडेंट रे को यहाँ पर इस रास्ते पर दिखाया गया है। तो अभी इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से 30 का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये एंगल आप हॉरिजॉन्टल से भी पता लगा सकते हैं और वर्टिकल से भी पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, उसमें से 30 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ये तो 90 है ही, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो ये यहाँ पे कितना 90 और 30 120, तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन से, अब हम अगर हम देखें तो हमारे लिए हॉरिजॉन्टल ये बन जाएगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है वैसे ये हॉरिजॉन्टल है, तो आप हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक करिए और वर्टिकल से एंगल चेक कीजिए। ठीक है ना, इस फोटो को तो मैंने बना दिया है, आप दोबारा इसको देखते हुए बनाएं। एक बार फिर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। और अब दोबारा देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल इस सरफेस पे 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है। 90 30, तो ये एंगल 60 हो गया। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 60 डिग्री पर है, मतलब नॉर्मल जो है यहाँ पर, नॉर्मल इज एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। नॉर्मल जो है ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है 60, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इससे 30 डिग्री पर है। नॉर्मल से, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेता हूं, तो नॉर्मल इज 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये नॉर्मल
इस हॉरिजॉन्टल से 60 पर होना चाहिए। 30 तो ये हो गया, तो 30 ये हो गया। इसका मतलब जो लाइट रे होगी वो 30 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के और केसेस पढ़ेंगे हम। एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आप अपनी थोड़ी ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर लें। ज्योमेट्री का मतलब जैसे ये पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये पाई माइनस। तो ये सब एंगल मेजर करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और अधिकतर क्वेश्चंस तो इस ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो पहली एप्लीकेशन जो रिफ्लेक्शन की है वो हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वास्तव में वो भी प्लेन सरफेस ही था, तो उसको भी आप एज अ प्लेन मिरर ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये मिरर इस तरह से बना आता है आपके सामने, तो आप समझ जाना कि ये मिरर जो है वाई जेड प्लेन में है। किस में है? वाई जेड प्लेन में। मतलब इसको ऐसा दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ये मिरर इस तरह से है। और जिस तरफ हमने कुछ बनाया हुआ नहीं है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जिस पर आपने पॉलिश की होगी, सिल्वर पॉलिश। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और इस मिरर के परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन आएगी, ये नॉर्मल बनेगा। तो अगर ये वाईजेड प्लेन में है तो नॉर्मल हमेशा एक्स डायरेक्शन में रहेगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कि ये मिरर इस तरह से आता है, तो आप समझ जाना कि ये एक्स जेड प्लेन में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन है एक्स, ये होगी फिर वाई और ये होगी जेड, तो ये एक्स जेड में हो गया। तो इसका मतलब प्लेन जो है वो एक्स जेड प्लेन में है मिरर का, तो जो नॉर्मल आएगा वो वाई एक्सिस पर आएगा। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आ जाएगा। तो अगर ये कोई इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, क्योंकि ये मिरर है। एंगल हमेशा नॉर्मल से ही नापे जाते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा ही है। तो ये हो गई इंसिडेंट रे।
और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। आपकी आईज में ये रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी तो आपको इस लाइट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे जो आपको दिख रही है यहाँ पर, वर्चुअली ये आपको मिरर में इस तरह से जाती हुई दिखाई देगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये लाइट आपको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। अब ये सब कैसे होगा, किस तरह से, वो हम देखते हैं अभी यहाँ पर। तो अब एक बार हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये मिरर है और ये इसका नॉर्मल है। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये जो लाइट दे रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये रियल ऑब्जेक्ट जो होता है रियल डाइवर्जिंग लाइंस देगा। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल डाइवर्जिंग, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल डाइवर्जिंग लाइंस देगा। रियल डाइवर्जिंग का मतलब जो कि डाइवर्ज कर रही होंगी। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आपने डाइवर्जिंग लाइंस बना दी। डाइवर्जिंग लाइंस बना देते हैं हम। तो ये डाइवर्जिंग लाइंस बन गई है। इधर भी लाइट जाएगी, जो इधर जाएगी नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि ये नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल के अलोंग ही लौट भी आएगी। अब आप देखिए कि इस नॉर्मल से, जैसे मैंने ऊपर समझाया, थीटा एंगल पर लाइट आई तो थीटा एंगल पर ही डेविएट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये भी थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आपको ये लगेगा कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये तो है रियल डाइवर्जिंग। ये क्या है, वर्चुअल डाइवर्जिंग है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया रियल और ये बन गई इसकी इमेज वर्चुअल। तो ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे बोला कि ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। तो ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना है, थीटा ही है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इधर भी ये थीटा। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ पी एम, तो ओ पी एम, ओ पी एम और इधर आई पी एम, दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि एंगल भी मिल रहे हैं सारे के सारे। ये एंगल और ये एंगल, सब एंगल मिल रहे हैं। ये 90 है तो ये 90 है, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब
आप समझ गए कि जितना डिस्टेंस यहाँ से आएगा x, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी आएगा x। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी इनसाइड द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज is equal to distance of object outside the mirror। ठीक है ना? तो आप इन सभी बातों को थोड़ा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, और इसको हम डिस्कस करेंगे और प्लेन मिरर को नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में पढ़ेंगे हम कर्व मिरर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।